इसमें नया टॉपिक आज स्टार्ट कर रहे हैं, वित्तीय समावेशन। एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है वित्तीय समावेशन का, और इसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया है, लॉन्ग क्वेश्चन। पहले वित्तीय समावेशन और प्रधानमंत्री जनधन योजना, इन दोनों को कंबाइंड जो है लॉन्ग क्वेश्चन पूछा गया है। तो 2-3 साल पहले का क्वेश्चन है, मतलब पुराने पैटर्न के हिसाब से इसको पूछा गया है। और जब ये सिलेबस में नहीं था, यानी 2019 तक का जो सिलेबस था उसमें भी इसको पूछा गया है, लेकिन उसमें 3 मार्क्स में पूछा गया है। जब ये सिलेबस में आ गया था, 2020 में सिलेबस में आ गया था, तो उसका लॉन्ग क्वेश्चन आया। और अभी भी सिलेबस में है, तो कहीं न कहीं आगे ये पूछा जाएगा। वित्तीय समावेशन, फाइनेंशियल इंक्लूजन इंग्लिश में कहा जाता है इसको। शॉर्ट में इसको लिखते हैं FI, इसको शॉर्ट में FI लिखा जाता है। इसको शॉर्ट में लिखते हैं FI ऐसे लिखा है, फाइनेंशियल इंक्लूजन। इसमें क्या क्या हम पढ़ने वाले हैं, तो उसका एक फॉर्मेट यहाँ पर दिया हुआ है। इंट्रोडक्शन, मीनिंग कॉमन ही होता है, सभी में लिखना होता है लॉन्ग क्वेश्चन में। उद्देश्य या 4 सूत्रीय कार्यनीति। वित्तीय समावेशन संबंधी समितियां, इसके प्रकार हैं। सरकारी प्रयास, इसका महत्व या लाभ है या भूमिका। फिर बाधाएं और निष्कर्ष। वित्तीय समावेशन का 2 मार्क्स में क्वेश्चन ये पूछ सकता है, 4 सूत्रीय कार्यनीति। इसको पर्टिकुलर 2 नंबर में पूछ सकता है, 2 मार्क्स। ये ऐसे क्वेश्चन आजकल आ रहे हैं, है ना। 2 मार्क्स में इस तरह क्वेश्चन आ जाते हैं। तो 4 इसमें आपको जो सूत्र हैं इसके वो बताना है, जिसका हम उल्लेख आगे करने वाले। इसके अलावा इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो है इसका महत्व। इसका महत्व ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। और उसके बाद सरकारी प्रयास क्या क्या किए जा रहे हैं वो आपको पूछ सकता है। सरकारी प्रयास के अंतर्गत ही समितियां आ जाएंगी। जो समितियां हैं वो सरकारी प्रयास के अंतर्गत ही आएंगी, तो ये ज्यादा इसमें खास है। बाकी तो खैर कुछ भी पूछ सकता है, उसका कुछ कह नहीं सकते क्राइटेरिया की क्या पूछेगा, लेकिन पूछने की संभावना ज्यादातर वित्तीय समावेशन में प्रभाव की ज्यादा है। प्रभाव सरकारी प्रयास से ज्यादा पूछ सकता है लॉन्ग क्वेश्चन ना। वित्तीय समावेशन क्या है, इसके भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभावों का वर्णन कीजिए, ऐसे करके। वित्तीय समावेशन क्या है, इसमें भारत की स्थिति को बताते हुए और इसको बढ़ावा देने के लिए सरकारी पहलों का वर्णन कीजिए। इस तरह के क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं। वित्तीय समावेशन का ज्यादातर जो क्वेश्चन बनने की संभावना है वो लॉन्ग क्वेश्चन ज्यादा संभावना है ना। और बाकी 2 मार्क्स में, 7 मार्क्स में तो खैर कोई भी क्वेश्चन आ जाता है, लेकिन कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिनको लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, तो उन टॉपिक्स को हमें अच्छे से तैयार कर लेना है ना। कुछ रहते हैं कि जो लॉन्ग क्वेश्चन में आ रहे हैं लगातार, है ना, तो वो टॉपिक आपको अच्छे से कवर करना है, तैयार कर लेना है। देखिए, जो वित्तीय समावेशन या वित्तीय जो सेवाएं होती है, वित्तीय सेवाएं जो है किसी व्यक्ति, किसी समूह, किसी वर्ग, किसी क्षेत्र, राज्य अथवा राष्ट्र के विकास के लिए अहम भूमिका निभाती है ना। वित्तीय सेवाओं का किसी व्यक्ति, किसी वर्ग, किसी क्षेत्र, राज्य अथवा राष्ट्र के विकास में अहम भूमिका होती है। इसी तथ्य को ध्यान में रखते हुए वंचित वर्गों तक, कमजोर वर्गों तक वित्तीय सेवाओं की पहुंच को सुनिश्चित करने के लिए वित्तीय समावेशन की अवधारणा अस्तित्व में आई। ऐसे आपको इसका इंट्रोडक्शन या स्टार्टिंग लिखनी है ना। वित्तीय सेवाओं का जो रोल है वो विकास में बड़ा रोल होता है, क्योंकि वित्तीय सेवाओं के बिना जो है विकास संभव नहीं होता है, चाहे वो
व्यक्ति का विकास हो, चाहे वो किसी वर्ग का विकास हो, क्षेत्र का विकास हो, राज्य का विकास हो या राष्ट्र का विकास हो, है ना, इन सभी के विकास में वित्तीय सेवाओं का एक अहम रोल होता है, एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो इसी तथ्य को ध्यान में रखते हुए या इसी तथ्य के मद्देनजर सभी वर्गों, वंचित वर्गों सहित या कमजोर वर्गों सहित सभी वर्गों तक वित्तीय सेवाओं की पहुंच को सुनिश्चित करने के लिए वित्तीय समावेशन की धारणा प्रचलन में आई या अस्तित्व में। ठीक है, तो इस तरह का स्टार्टिंग आपको करना है। अब फिर आगे इसका अर्थ हम आगे पढ़ेंगे। तो इसमें जो मैंने बताया वही इस इंट्रोडक्शन में लिखा हुआ है। वित्तीय सेवाओं की किसी समाज, राज्य, देश के सामाजिक आर्थिक विकास में अहम भूमिका होती है, इसलिए गरीब वर्गों सहित सभी वर्गों तक इन सेवाओं की पहुंच सुनिश्चित करने के लिए वित्तीय समावेशन की अवधारणा अस्तित्व में आई या प्रचलन में आई। तो ये है इसका इंट्रोडक्शन। जैसा मैंने पहले भी कई बार बताया है कि ये जो इंट्रोडक्शन है ये आपको तभी लिखना है जब लॉन्ग क्वेश्चन इसका पूछा जाए। 7 मार्क्स में अगर पूछा जाता है तो इंट्रोडक्शन अलग से आपको लिखने की जरूरत नहीं होती है, अर्थ ही जो है उसका इंट्रोडक्शन हो जाता है। जैसे मान लीजिए 7 मार्क्स में आपको पूछा गया कि वित्तीय समावेशन की भारतीय अर्थव्यवस्था में भूमिका स्पष्ट कीजिए, 7 मार्क्स में, या वित्तीय समावेशन का भारत के विकास में भूमिका क्या है, वित्तीय समावेशन की भारत के विकास में भूमिका बताइए या भूमिका स्पष्ट कीजिए। तो दोनों का मतलब सेम ही है, वैसे दोनों क्वेश्चन सेम ही हो गए। तो इसमें आपको वित्तीय समावेशन का अर्थ बताना है, मतलब स्टार्टिंग में 2 लाइन में, और फिर सीधे आपको इसका जो रोल है या भूमिका है या महत्व है, लाभ है, उपयोगिता, जो भी प्रासंगिकता, उसके पॉइंट आपको लिख देना है। 7 मार्क्स में अगर आता है तो 7 मार्क्स में अलग से इंट्रोडक्शन लिखने की जरूरत नहीं होती, जो ये मैंने बताया। ये आपको कहाँ लिखेंगे, कहाँ लिखना है, जब 10 मार्क्स में लॉन्ग क्वेश्चन में वित्तीय समावेशन आता है तो ही आपको जो है इस कंटेंट का यूज करना है ना, इस इंट्रोडक्शन का यूज करना है। ठीक है, फिर इसका मीनिंग आपको बताना है। जैसे मैंने बताया था कि वित्तीय समावेशन की जो परिभाषा ज्यादातर दी जाती है, आपको बुक्स में लिखी हुई मिलेगी, तो उसमें ज्यादातर बैंकिंग विस्तार का जिक्र रहता है। इसमें रहता है कि ऐसे क्षेत्रों में बैंकों का विस्तार करना जो इससे वंचित है ना, ऐसे वर्गों, व्यक्तियों तथा क्षेत्रों तक वित्तीय सेवाओं का विस्तार करना जो अभी तक इससे वंचित रहे हैं, है ना। वित्तीय सेवाओं के अंतर्गत सिर्फ बैंकिंग जो सेवा है वो सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है, लेकिन सिर्फ बैंकिंग का विस्तार करना वित्तीय समावेशन नहीं, वो डेफिनेशन अधूरी है। लेकिन ज्यादातर जो है आपको जो डेफिनेशन मिलेगी वो यही मिलेगी कि बैंकों का विस्तार, है ना। तो बैंकों का विस्तार तो सही है, लेकिन केवल बैंकों के विस्तार से वित्तीय समावेशन नहीं होगा, कहने का मतलब यहाँ पर ये है ना। तो वित्तीय समावेशन से आशय ऐसी अवधारणा से है जिसके अंतर्गत कमजोर अथवा वंचित वर्गों सहित सभी वर्गों तक वित्तीय सेवाओं जैसे बैंकिंग, बीमा, पेंशन सेवाएं, म्यूचुअल फंड्स, स्टॉक एक्सचेंज, फ्यूचर ट्रेडिंग या उसको वायदा कारोबार भी बोलते हैं, आदि का विस्तार करना, है ना, आदि की पहुंच सुनिश्चित करना, है ना। तो ये है वित्तीय समावेशन का मतलब। तो वही इसमें लिखा हुआ है कि ऐसी व्यवस्था जिसके अंतर्गत, ये सिर्फ पॉइंट गलत लगा है, जिसके अंतर्गत कमजोर वर्गों तथा निर्धन वर्गों तक सस्ते दर पर, हाँ इसमें सस्ते दर वर्ड यूज जरूर करना है, सस्ते दर पर वित्तीय सेवाओं, बैंकिंग, बीमा, म्यूचुअल फंड, स्टॉक एक्सचेंज, वायदा कारोबार आदि की पहुंच सुनिश्चित की जाती है, वित्तीय समावेशन कहलाता है। अर्थात वित्तीय समावेशन से आशय ऐसे जन सामान्य को बैंकिंग सेवाओं के दायरे में लाना जो अभी तक इनसे वंचित रहे हैं। हाँ, इसमें एक चीज और आपको ध्यान रखना है कि इसमें
व्यक्ति, वर्ग और क्षेत्र, तीन चीजें इसमें आना है। अभी तक वित्तीय सेवाओं से वंचित व्यक्तियों, वर्गों, क्षेत्रों तक इन सेवाओं की पहुंच सुनिश्चित करें, वित्तीय समावेशन कहलाता है ना। अभी तक वित्तीय सेवाओं से वंचित व्यक्तियों, वर्गों तथा क्षेत्रों तक इन सेवाओं की पहुंच सुनिश्चित करना वित्तीय समावेशन कहलाता है। ये एक डेफिनेशन सिंपल हो गई। वित्तीय समावेशन में क्या आता है वो आपको बता देना है ना। अभी तक वंचित वर्गों तक वित्तीय सेवाओं, जैसे फिर उनका उल्लेख कर देंगे, बैंकिंग है, बीमा है, म्यूचुअल फंड्स है, स्टॉक एक्सचेंज आदि की पहुंच सुनिश्चित करें। ठीक है, तो इस तरीके से ये इसका मीनिंग मैंने बताया है। केवल बैंकिंग सेवाओं की पहुंच सुनिश्चित करना, ये जो है इसकी अधूरी डेफिनेशन, जैसे यहाँ पे लिखा है, लेकिन आपको वित्तीय सेवाओं वर्ड यूज करना है। ठीक है, मतलब वित्तीय सेवाओं में सभी तरह की सेवाएं सम्मिलित की जाती हैं, तो वो जो है इसमें बताना है। ये हो गया वित्तीय समावेशन का पहला जो तत्व होता है, पहला जो प्रयास होता है, ये होता है कि सभी लोगों का बैंक में अकाउंट हो, है ना। सभी लोग जो है बैंक में लेन देन करें, ट्रांजैक्शन करें, ये सबसे पहला प्रयास होता है। इसके जरिए ही जो है बाकी की वित्तीय सेवाएं सुनिश्चित होती हैं, बाकी की वित्तीय सेवाओं की पहुंच बढ़ती है। बैंक में अकाउंट अगर हो जाता है तो फिर वो जो है बाकी चीजें आसानी से कर लेता है। तो सबसे बुनियादी ये वित्तीय जो समावेशन है उसका बुनियादी तत्व है, ऐसा हम कह सकते हैं। सबसे पहला तत्व है, पहला चरण है, ऐसा भी हम कह सकते हैं, है ना। वित्तीय समावेशन का पहला जो चरण है या बुनियादी जो चरण है, बुनियादी तत्व है, वो है सभी लोगों का बैंकों में खाता होना, है ना, बैंक अकाउंट होना। ये जो है इसका बुनियादी चरण माना जाता है। इसके जरिए जो है बाकी जो वित्तीय सेवाएं हैं उनका विस्तार किया जाता है। ठीक है, तो यही इसमें लिखा हुआ है कि वित्तीय समावेशन का पहला प्रयास ये होता है कि हर व्यक्ति का बैंक में जमा खाता हो, जिससे समाज में बचत की प्रवृत्ति बढ़ेगी और बैंकों को कम लागत की जमा राशियां प्राप्त होंगी, है ना। तो बैंकों में ट्रांजैक्शन बढ़ाना, बैंक अकाउंट सभी का होना, ये जो है पहला प्रयास वित्तीय समावेशन के अंतर्गत माना जाता है। जैसे केरल देश का पहला राज्य बन गया है जहां पर हर परिवार का कम से कम एक बैंक अकाउंट है। केरल देश का पहला राज्य, हर परिवार का एक बैंक अकाउंट आवश्यक है, मतलब वहां पर हो चुका है। ये जो है आपको ध्यान रखना है, इस तरह क्वेश्चन भी आ सकता है। ये है 4 सूत्री कार्यनीति। 4 सूत्री कार्यनीति या इसका जो उद्देश्य यही है कि जो पंक्ति है उसके अंतिम छोर में जो खड़ा व्यक्ति है, लास्ट में जो खड़ा व्यक्ति है, उस तक जो है वित्तीय सेवाओं को पहुंचाना। जो लास्ट में खड़ा है ना, वहां तक जो है वित्तीय सेवाओं की पहुंच सुनिश्चित करना या विकास को सुनिश्चित करना, इसी को जो है अंत्योदय कहा जाता है। यही है अंत्योदय की धारणा। तो यह इसमें यह भाव निहित है कि समाज के अंतिम छोर में खड़े व्यक्ति को भी आर्थिक विकास का लाभ पहुंचे, जिससे समावेशी विकास सुनिश्चित हो सके, है ना। तो इस तरीके से हम इसको बता सकते हैं। वित्तीय समावेशन सभी की वित्तीय सेवाओं तक पहुंच समावेशी विकास।
ऐसे हम इसको बता सकते हैं, डायग्राम के माध्यम से इस तरह से बनाया जा सकता है। वित्तीय समावेशन का मतलब होता है कि सभी की वित्तीय सेवाओं तक पहुंच हो, और ऐसा अगर हो जाता है तो समावेशी विकास की अवधारणा, समावेशी विकास संभव हो सकता है, यानी सभी वर्गों, सभी व्यक्तियों, सभी वर्गों, सभी क्षेत्रों का विकास निश्चित हो सकता है। तो समावेशी विकास के लिए ही जो है वित्तीय समावेशन की अवधारणा आई। ये दोनों साथ साथ आई है ना। वित्तीय समावेशन की जो अवधारणा है उसका मुख्य उद्देश्य यही है कि समावेशी विकास यानी सभी का विकास संभव हो, है ना। इसी को बोलते हैं समावेशी विकास, यानी विकास की जो प्रक्रिया है उसमें सभी लोग समावेशित हो, सभी का समावेश हो, इसको कहते हैं समावेशी विकास, है ना, इंक्लूसिव डेवलपमेंट। तो ये इसका खास पर्पज हम बता सकते हैं। समावेशी विकास को सुनिश्चित करने के लिए जो है वित्तीय समावेशन का कॉन्सेप्ट लाया गया है। फिर इसके 4 सूत्र हैं, जैसे मैंने बताया कि ये 4 जो सूत्र हैं आपको 2 मार्क्स में कहीं न कहीं आ सकते हैं। ठीक है, तो इसके 4 सूत्रों में पहला है बैंकिंग ढांचे का विस्तार। बैंकिंग ढांचा मतलब जो पिछड़े क्षेत्र हैं जहां पर बैंकों का विस्तार नहीं है वहां तक जो है बैंकों का विस्तार करना, वहां पर भी बैंक स्थापित करना। आधुनिक तकनीक एवं सूचना प्रौद्योगिकी का अधिकाधिक प्रयोग करना, बैंकों में जो है नई नई जो टेक्नोलॉजी है, सूचना प्रौद्योगिकी IT है, उसका ज्यादा ज्यादा प्रयोग करना। बैंक और वित्तीय सेवाएं सभी के लिए यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, है ना। जो भी वित्तीय सेवाएं हैं उसमें नई टेक्नोलॉजी और IT का ज्यादा प्रयोग करना, जिससे जो है जो वित्तीय लेन देन है, जो वित्तीय सेवाओं की जो कार्यप्रणाली है वो सरल हो सके, सुगम हो सके। ब्याज दरों में रियायत, जो भी बैंकों में इंटरेस्ट रेट है उनमें कमी करना, रियायत करना, जिससे जो है लोग ज्यादा उधार ले सके। लोग उधार लेंगे तो अपनी जो आर्थिक गतिविधियां हैं उनको संचालित करने में उनको ज्यादा आसानी हो, है ना। अगर किसी को वित्त की जरूरत है और ब्याज बहुत ज्यादा बैंक ले रहे हैं तो वो उधार नहीं ले सकते हैं। अगर ब्याज दरों में कमी होगी तो हर व्यक्ति जो है उधार लेने की सोचेगा, बैंक से लोन लेने की सोचेगा, बैंक से लोन लेकर के कुछ अपनी गतिविधियां संचालित करेगा, कुछ उद्यम स्थापित करेगा, है ना। तो इससे जो है उनको रोजगार मिलेगा, उनको रोजगार मिलने के साथ साथ वो अन्य लोगों को भी रोजगार देने में सक्षम होंगे, है ना। तो इस तरीके से ब्याज दरों में रियायत से आर्थिक गतिविधियां तेज होती हैं और इससे जो है लोगों को रोजगार मिलता है, उनकी आय बढ़ती है, इससे उनका विकास संभव होता है। हितग्राहियों की अत्यधिक भागीदारी सुनिश्चित। हितग्राही मतलब जो लाभार्थी हैं, जिनको लाभ प्रदान किया जा रहा है सरकार की ओर से, बैंकों की ओर से, तो उनकी बैंकों में या वित्तीय सेवाओं में ज्यादा भागीदारी होना, ज्यादा जो है लोग बैंक में अकाउंट खुलवाएं, ज्यादा लोग जो है इंश्योरेंस कराएं, म्यूचुअल फंड्स जो है का यूज करें, है ना। तो इस तरीके से इनकी ज्यादा भागीदारी होने का मतलब यहाँ पर है कि वित्तीय सेवाओं का ज्यादा लाभ लेने का प्रयास करें, है ना। उनकी भागीदारी ज्यादा तभी होगी जब उनको इससे लाभ मिलने की संभावना होगी, है ना। उनको ये रहेगा भाई इससे हमें फायदा होगा तो उनकी भागीदारी होगी, है ना। तो इस तरीके से जब जो पिछड़े क्षेत्र हैं वहां पर बैंकों का विस्तार किया जाएगा, लोगों को जो है बैंकों के बारे में जागरूक बनाया जाएगा, उनको बताया जाएगा भाई बैंक का क्या रोल होता है, बैंक आपके जीवन में क्या रोल अदा कर सकता है, क्या फायदा इससे होने वाला है, तो इनसे जो है अवगत कराया जाएगा अगर फायदों से। तो जो है बैंकों में वो ट्रांजैक्शन करेंगे। क्या होता है कि ग्रामीण क्षेत्र में लोग बैंकों में जमाए नहीं रखते हैं, है ना, घर में रखते हैं। तो घर में रखने से क्या है कभी भी खर्च हो जाता है। बैंकों के पास जमाए रहती हैं तो निकालने में थोड़ा सा लगता है कि अरे यार अब कौन निकाले, और बैंक भी एकदम पास नहीं होता। जैसे अब यहाँ तो खैर सिटी में सब व्यवस्था है ना। गांव में
इंटीरियर गांव है तो वहां से उसको आने में जाने में थोड़ा सा समय लगता है, और उनको आने जाने का कभी कभी साधन की दिक्कत भी रहती है वहां पे गांव में। तो एक बार जैसे जमा हो गया तो निकालना उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल काम होता है। और वहां पर एटीएम की भी दिक्कत रहती है, आस पास एटीएम भी नहीं होती, यहाँ पे कहीं भी आपको एटीएम दिख जाएगा, आप चौराहे पे खड़े हो जाओ कोई ना कोई एक एटीएम तो आपको दिख ही जाएगा, इतनी एटीएम यहाँ पर। वहां पर ऐसा नहीं है ना, वहां पर आपको गांव से एटीएम पैसे निकालना है तो कम से कम 10 किलोमीटर आपको जाना पड़ेगा, और कहीं और ज्यादा है। और पता चला कि वहां पर गए और एटीएम ही खराब पड़ा महीनों एटीएम खराब पड़े रहते हैं, ठीक ही नहीं होते, या ठीक है लेकिन उसमें कैश ही नहीं है तो ये प्रॉब्लम आती है वहां पर। तो ज्यादातर जो है, अगर लोग ज्यादातर वहां पर जो है लोग अपने घर में पैसे रखते हैं और जब उनको आवश्यकता लगी खर्च कर देते हैं। बैंकों में जमाए रखने से जो है खर्च थोड़ा सा कम हो जाता है ना, उनको निकालने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है। तो इसलिए जो है ये प्रोत्साहित किया जाता है कि भाई आप जो है बैंकों में अपनी जमाए रखें, और सुरक्षित भी रहता है। मतलब घर की अपेक्षा बैंकों में ज्यादा सुरक्षित है, घर में पैसे रखें लूटपाट हो सकती है ना, चोरी हो सकती है, लेकिन बैंकों में ऐसा कम होगा। हालांकि बैंकों में भी जो है बहुत सारे फ्रॉड हो रहे हैं, साइबर क्राइम, हैकिंग वगैरह हो रही है ना, तो लेकिन कम है। तो इस तरीके से ये चार जो सूत्र हैं, तो ये आपको 2 मार्क्स में पूछ सकते हैं, और इनके बारे में सिर्फ आपको पॉइंट लिखना है, इनका डिटेल आगे यहाँ पर करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। फिर इसका इंग्लिश में भी दिया हुआ है चारों का, 4 सूत्र हैं। तो ये इस तरीके से। इसके बाद इसके स्वरूप है, वित्तीय समावेशन के स्वरूप। वित्तीय समावेशन के अंतर्गत क्या क्या आता है, किसको इसमें सम्मिलित किया जाता है। स्वरूप या इसका क्षेत्र भी हम इसको कह सकते हैं, स्कोप, इसको क्षेत्र भी कहा जा सकता है, इंग्लिश में लिखते हैं स्कोप। देखो वित्तीय समावेशन में मुख्य रूप से बैंकिंग सेवा आती है, लेकिन और क्या क्या आता है वो इसमें बताया गया आगे। वित्तीय समावेशन में केवल वित्तीय सेवाओं की पहुंच तक ही सीमित नहीं है वित्तीय समावेशन, यह उपयोग गुणवत्ता के साथ वित्तीय सेवाओं का लाभ उठाने में बाधाएं दूर करने में समान रूप से महत्वपूर्ण है। तो इसमें क्या क्या सम्मिलित किया गया है वो आगे मैंने मेंशन यहाँ पर किया हुआ है। तो इसमें सबसे पहला आता है, ये बुनियादी है, बैंकिंग सेवाओं तक पहुंच, ये पहला चरण है, वित्तीय समावेशन का पहला चरण, बुनियादी चरण है, क्योंकि इसके बिना जो है बाकी चीजें अधूरी है। जब बैंकों में अकाउंट होगा तो ही जो है बाकी चीजें, बाकी वित्तीय सेवाओं का आप लाभ ले सकते हैं, है ना। तो बुनियादी चरण यही माना जाता है, बैंक खाते, सभी के लिए बैंक खाते खोलना सबसे बुनियादी स्तर का वित्तीय समावेशन माना जाता है, जैसे मैंने बताया है। और बैंक खाते अगर खुल गए हैं तो ही जो है आप उधार ले सकते हैं बैंकों से। औपचारिक जो संगठन है, औपचारिक संगठन से उधार लेने के लिए आपका अकाउंट होना चाहिए, बिना अकाउंट के जो है आप उधार नहीं ले सकते हैं, है ना। इसलिए इसको कहते हैं बुनियादी स्तर का वित्तीय समावेशन, सभी के बैंक में अकाउंट होना, है ना। इसी के जरिए जो है आगे की सेवाएं आपको मिल पाएंगी, है ना। बैंक में जो है आप जमा रख पाएंगे, बैंक से आपको उधार मिल पाएगा, है ना। बैंक में फिर एफडी आप कर पाएंगे। बैंक आजकल म्यूचुअल फंड्स की सेवाएं भी उपलब्ध कराता है, तो बैंकों से म्यूचुअल फंड्स की सेवाएं भी ले सकते हैं, है ना। आपका जो गोल्ड है वो जो है आप लॉकर में रख सकते हैं, बैंक के लॉकर में आपको लॉकर वहां पर मिल जाता है। तो ये सारी चीजें जो है अकाउंट के जरिए ही होती है। आपको एटीएम कार्ड या डेबिट कार्ड मिल जाएगा, क्रेडिट कार्ड मिल जाएगा, है ना। और आप जो है गूगल पे है, फोन पे है, पेटीएम, इसका यूज कर सकते हैं। ये सब बैंक अकाउंट के जरिए हो सकता है। तो ये सारी वित्तीय सेवाएं ही, लेकिन उसका बुनियादी स्तर वही है, अकाउंट, बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट के बिना जो है आप
ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते हैं, पेटीएम, फोन पे नहीं चला सकते हैं, है ना तो आप एटीएम का यूज कर सकते हैं, ना क्रेडिट कार्ड का यूज कर सकते हैं, है ना चेक का यूज करते हैं, डीडी का यूज नहीं कर सकते हैं। तो सारी चीजें जो है किस पर डिपेंड करती हैं? बैंक अकाउंट पर। इसलिए उसको कहते हैं बुनियादी स्तर, और इसी के जरिए जो है उधार बैंकों द्वारा दिया जाता है ना। इसी के आधार पर किसानों को केसीसी मिलता है ना। केसीसी के बारे में हम डिटेल में पढ़ चुके हैं। केसीसी, किसान क्रेडिट कार्ड, है ना। किसानों को जो है केसीसी उपलब्ध कराया जाता है, उसके लिए भी बैंक अकाउंट होना जरूरी है। और छोटे जो व्यवसायी हैं, गरीब वर्ग हैं, उनको सस्ते दर पर उधार उपलब्ध कराया जाता है। उसमें कुछ सब्सिडी भी सरकार प्रदान करती है, बैंक प्रदान करता है। तो ये सारी चीजें जो है बैंक अकाउंट के जरिए होता है। इसके अलावा लेन देन, भुगतान, ट्रांजैक्शन, डिजिटल भुगतान प्रणालियों जैसे यूपीआई है, डेबिट कार्ड है, आदि को जो है बढ़ावा दिया जा रहा है। यूपीआई के जरिए जो है बहुत सारे ट्रांजैक्शन हो रहे हैं। इसमें पेटीएम, फोन पे, गूगल पे, है ना। तो इस तरीके से बहुत सारे ये यूपीआई सिस्टम के माध्यम से ट्रांजैक्शन किए जा रहे हैं। और इसी में क्रेडिट कार्ड भी हम लिख सकते हैं। क्रेडिट कार्ड, एटीएम, डेबिट कार्ड साथ में आते हैं और क्रेडिट कार्ड अलग दिया जाता है। क्रेडिट कार्ड में जो है आप भुगतान कर देते हैं, तो आपके अकाउंट में अगर नहीं है अमाउंट तो भी आपका भुगतान हो जाएगा। आपको वो बैंक क्रेडिट दे देती है, उधार दे देती है, और एक निश्चित जो अवधि होती है, एक डेट रहती है, उस डेट पर जो है आपको चुकाना पड़ता है ना। उसको बोलते हैं क्रेडिट कार्ड। डेबिट कार्ड में तो अगर आपके बैंक में अमाउंट है अकाउंट में, तो आप ट्रांजैक्शन करेंगे डेबिट कार्ड के, एटीएम कार्ड के माध्यम से। लेकिन क्रेडिट कार्ड में ये रहता है कि आपके अकाउंट में अगर अमाउंट नहीं है तो भी आप जो है क्रेडिट कार्ड के जरिए पेमेंट कर सकते हैं, है ना। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि आपको वो जो बैंक है आपको कुछ अवधि के लिए ब्याज पर उधार दे देता है, क्रेडिट दे देता है, और एक निश्चित समय रहता है, एक डेट रहती है, उस डेट को आपको जो है चुकाना पड़ता है, उसमें कुछ ब्याज लगता है। इसमें ये रहता है कि एक साल में एक ट्रांजैक्शन का अमाउंट भी फिक्स रहता है। अगर आपने ट्रांजैक्शन नहीं किया तो आपको जो है कुछ अमाउंट पे करना पड़ता है। तो ये है इस तरीके से। इसके बाद बीमा सेवाओं तक पहुंच दूसरा आता है। वित्तीय सेवाओं के अंतर्गत दूसरा है बीमा सेवाओं तक पहुंच। इंश्योरेंस जो सेक्टर है ये आपके सिलेबस में नहीं है, हालांकि वित्तीय सेवाओं के अंतर्गत इसको पूछ सकता है। पर्टिकुलर वित्तीय सेवाओं में बीमा सेवा आती है। अब देखो, वित्तीय समावेशन दिया हुआ है, वित्तीय समावेशन के अंतर्गत पूरा बैंक आ जाता है, मौद्रिक नीति के अंतर्गत आरबीआई आ जाता है। तो पूछने को कहीं से कुछ भी चीज पूछ सकता है। बैंकिंग जो क्षेत्र है वो आपके सिलेबस में कहीं नहीं दिया हुआ है, लेकिन वित्तीय समावेशन जब हम पढ़ते हैं तो उसमें बैंक भी आ जाता है, बीमा भी आ जाता है, स्टॉक एक्सचेंज भी आ जाता है। पहले स्टॉक एक्सचेंज का टॉपिक हुआ करता था, क्वेश्चन भी आते थे। मध्य प्रदेश में स्टॉक एक्सचेंज को समझाइए, ऐसे क्वेश्चन आते थे। अब मध्य प्रदेश में स्टॉक एक्सचेंज के कोई ज्यादा है ही नहीं, लेकिन क्वेश्चन आते थे। पुराने आप पेपर देखें 2019 तक, तो उसमें ऐसे क्वेश्चन आया करते थे। तो कहने का मतलब यहाँ पर है कि ये सारी चीजें इसमें आ सकती हैं, हालांकि सिलेबस में क्लियर नहीं किया गया, लेकिन वित्तीय समावेशन में समझिए। तो बीमा जो क्षेत्र है, ये दो क्षेत्र होते हैं बीमा, है ना। बीमा दो प्रकार का होता है। यहाँ पर थोड़ा सा मैं बता दूं बीमा के बारे में, हालांकि बहुत डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। इंश्योरेंस दो प्रकार का होता है, एक को बोलते हैं जीवन बीमा,
एक को बोलते हैं सामान्य बीमा, लाइफ इंश्योरेंस और जनरल इंश्योरेंस। सामान्य बीमा, लाइफ एंड जनरल, ऐसे जीवन बीमा और सामान्य बीमा, दो प्रकार का बीमा होता है। जीवन बीमा मतलब लोगों का बीमा है ना, व्यक्तियों का जो बीमा होता है उसको कहते हैं जीवन बीमा, है ना। जैसे हम अपना बीमा कराएंगे तो उसको जीवन बीमा कहा जाएगा। और जीवन बीमा में खास बात यह होती है कि इसमें सुरक्षा भी है और जोखिम भी है ना, दोनों चीजें इसमें पाई जाती है। जीवन जो सामान्य बीमा होता है उसमें जोखिम का तत्व होता है, रिस्क होता है ना, सिक्योरिटी एंड रिस्क, ये जो है जीवन बीमा के अंतर्गत आता है। और सामान्य बीमा में सुरक्षा नहीं है, जोखिम है ना, रिस्क है। कैसे है मैं बता रहा हूं कि जैसे हम अपना बीमा कराते हैं तो हमने जो भी पॉलिसी ली है उसमें जो भी, जब पॉलिसी मैच्योर हो जाती है तो हमें जो है अमाउंट मिल जाता है, जितनी की हमने कराई, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, जितनी भी कराई, वो जो है जब मैच्योर हो जाती है पॉलिसी तो हमें वो अमाउंट मिल जाता है। कभी भी मैच्योर हो, बीच में अगर कोई दुर्घटना हो गई तो बीच में मिल जाए, पहले मिल जाएगा। किसी व्यक्ति ने अपना बीमा कराया है या परिवार का बीमा कराया, उसमें किसी को प्रॉब्लम हो गई तो बीच में भी राशि मिल जाती है। नहीं कुछ हुआ तो लास्ट में जब मैच्योर होती है पॉलिसी तो उसमें तो मिल ही जाता है, मतलब जो अमाउंट आपने दिया वो मिलेगा, ये कहने का मतलब। तो इसमें सुरक्षा भी है, जोखिम भी है। सुरक्षा ही, जोखिम तो खैर है नहीं, सुरक्षा है। लेकिन जनरल इंश्योरेंस जो होता है उसमें जोखिम है, सॉरी उल्टा हो गया, इसमें सुरक्षा है और जनरल इंश्योरेंस में सुरक्षा भी है, जोखिम भी है, दोनों, ऐसा कहना चाहिए। इसमें कोई जोखिम नहीं है, इसमें जीवन बीमा में सुरक्षा है, क्योंकि मतलब आपको जो अमाउंट आपने दिया है कंपनी को, चाहे प्राइवेट कंपनी हो चाहे गवर्नमेंट की हो, उतना आपको अमाउंट मिलना है। इसमें सुरक्षा का तत्व है ना, आपका पैसा जाएगा नहीं, डूबेगा नहीं, आपको मिलना है। लेकिन जनरल इंश्योरेंस में क्या होता है, आपको अगर नुकसान हुआ है तो आपको पैसा मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा, आप भरते रहो। ये है जनरल इंश्योरेंस, इसमें सुरक्षा भी है और जोखिम भी है, दोनों चीजें हैं, ऐसा है। सुरक्षा क्यों है, अगर आपको प्रॉब्लम हुई तो आपको पैसे मिल जाएंगे, है ना। आप गाड़ी का इंश्योरेंस कराते हैं, हर साल कराते हैं, कुछ अगर हुआ तो आपको पैसे मिलेंगे, नहीं तो नहीं मिलेंगे। एक्सीडेंट हुआ, गाड़ी में कुछ टूट फूट हुई तो कंपनी आपको जो है जितना उसका खर्च आएगा तो आपको देगी। अब हमारा एक्सीडेंट हुआ था, भोपाल से आ रहे थे तो कार का मतलब वो ट्रक से हुआ था, तो हमारी कार जो है रोड के एकदम एक तरफ फेंका गई थी। हालांकि उसमें किसी को 3 लोग हम थे, मैं और मिसेज थी और बेटा था, तो उसमें किसी को कुछ चोट नहीं आई, सबसे अच्छी बात ये रही, क्योंकि ट्रक की टक्कर थी, अगर उसमें प्रॉब्लम आती तो कुछ भी हो सकता था। मतलब गाड़ी एकदम एक तरफ फेंका गई, ये 2 साल का समय हो गया। तो उसमें क्या है, पीछे वाला जो पोर्शन था पूरा डैमेज हो गया, आगे का सही था, आगे में कोई प्रॉब्लम नहीं। तो क्या होता है, जैसे आगे डैमेज होता है तो कभी कभी आग लग जाती है, तो आगे कुछ प्रॉब्लम आना, डैमेज होना खतरनाक होता है। तो पीछे हुआ तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। और आप सोचो कि रात में ऐसी हालत में मैं गाड़ी चला के आया, रात का समय था, मतलब ये हुआ था करीब शाम के समय में एक्सीडेंट। तो वो सब बहुत सारी फॉर्मेलिटी रहती है, वहां पर कंप्लेन करानी पड़ती है। आसपास जो थाना होता है, आसपास थाना था, ये देवास के पास में हुआ था, ये सोनकच्छ, हाँ सोनकच्छ थाना, देवास के पास में एक्सीडेंट हुआ था। सोनकच्छ थाने में, वहां से थोड़ा दूर था, तो वहां पर रिपोर्ट कराने गए, लगभग 2-3 घंटे सुनो गए, तो रात हो गई। तो वहां से जो ऐसी हालत में
गाड़ी चला के लाए, पीछे का पोर्शन पूरा डैमेज था, हालांकि गाड़ी चालू कंडीशन में थी, पीछे का टायर जरूर खराब हो गया था, तो उसको सही करवाया। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि पूरा खर्च जो है कंपनी ने दिया था, पूरा खर्च। उसमें केवल फाइलिंग का चार्ज लगा था मुझे करीब 1500-1700 करीब लगा था बस। उसमें खर्च आया था करीब 1.5 लाख का, 1.5 लाख का खर्च आया था। पूरा खर्च जो है कंपनी ने दिया। ये होता है, ये है जनरल इंश्योरेंस। इसका एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ क्योंकि मैंने कुछ चीज की है, इसलिए मैं प्रैक्टिकली चीज बता रहा हूँ, है ना। तो ये होता है कि आपको अगर अभी जैसे ये हो गया, बाइक है तो बाइक का हर बार कराते हैं, उसमें भी तो कोई प्रॉब्लम नहीं आई तो कंपनी से लिया नहीं, कुछ दिया नहीं कंपनी, लेकिन हर बार करा रहे, 1000-1500 करीब हर बार ही भरते हैं, है ना। तो सुरक्षा भी है इसमें और जोखिम भी। मेडिक्लेम होता है, मेडिक्लेम हर बार कराना होता है, हर साल उसका अमाउंट देना होता है 15,000-20,000। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है, आप हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं, तो आपको जो है मेडिक्लेम का पैसा वो कंपनी देगी, नहीं तो कुछ भी नहीं, भरते रहो। तो ये सब क्या है, इसको कहते हैं सामान्य बीमा, जनरल इंश्योरेंस, ठीक है। तो जो जीवन बीमा होता है उसमें सुरक्षा का तत्व होता है, सिक्योरिटी, सिक्योरिटी है आपको, जोखिम नहीं है। क्यों नहीं है जोखिम? क्योंकि आपको जो भी पैसा आपने भरा है वो पूरा आपको मिल जाना है। इसमें सुरक्षा भी है और जोखिम भी है। सुरक्षा इसलिए कि आपको अगर प्रॉब्लम हुई तो आपको पैसा मिलेगा, जोखिम इसलिए क्योंकि अब कुछ नहीं हुआ तो एक पैसा नहीं आपको कंपनी देगी, भरते रहो आप, है ना। तो ये है 2 प्रकार के इंश्योरेंस। तो व्यक्ति का जो बीमा होता है ये है, देखो जीवन बीमा, व्यक्ति का बीमा जो होता है वो जीवन बीमा। बाकी जितने भी प्रकार के बीमा होते हैं वो सारे सामान्य बीमा के अंतर्गत आती है। यदि स्वास्थ्य बीमा, इसी को मेडिक्लेम कहा जाता है, ये मेडिक्लेम। फसल बीमा, किसान जो है फसलों का बीमा कराते हैं, फसल बीमा योजना चली रही है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना चल रही है, तो फसलों का बीमा कराया जाता है किसानों द्वारा। फसल को नुकसान हो गया तो कंपनी जिससे आपने कराया है, जिसको आप पैसे भर रहे हैं, वो कंपनी जो है आपको पैसे देगी जितना नुकसान आपकी फसल का हुआ है। बिजनेस का, बिजनेस व्यक्ति करता है उसका बीमा करा लेता है ना। तो इस तरीके से जैसे आपने लोन लिया है उसका भी बीमा हो जाता है। मान लीजिए जिसके नाम पर लोन है उसको अगर कुछ हो गया, मान लीजिए उसकी डेथ हो गई, तो फिर उसके परिवार से लोन का अमाउंट नहीं लिया जाएगा, तो उसमें भी ये भी जनरल इंश्योरेंस है ना। आपने किसी बैंक से लोन लिया है और आपने इंश्योरेंस करा लिया, इसलिए कराया जाता है कि कभी किसी को कोई प्रॉब्लम अगर हो जाती है तो परिवार पर बोझ नहीं आए, परिवार को लोन नहीं चुकाना पड़े। मेन जो करता है परिवार का, उसकी डेथ हो गई मान लीजिए, तो ऐसी स्थिति में जो है लोन फिर नहीं चुकाना पड़े। इस तरीके से तो ये सारी चीजें किसके अंतर्गत आती हैं? ये आती है जनरल इंश्योरेंस, ठीक है। तो जीवन बीमा मृत्यु या दुर्घटना के मामले में अधिक सुरक्षा प्रदान करता है ना, ये व्यक्तियों का बीमा होता है। बाकी स्वास्थ्य बीमा है, चिकित्सा खर्चों को वहन करने में मदद करता है। फसल बीमा किसानों को फसल नुकसान के खतरे से बचाता है ना। ये सारे जो बीमा होते हैं व्यक्तियों के बीमा के अतिरिक्त, उनको हम क्या बोलते हैं? सामान्य बीमा बोलते हैं, ठीक है। पेंशन योजनाएं, पेंशन योजनाओं के माध्यम से सुरक्षा दी जाती है। बुढ़ापे में जो है व्यक्तियों को सुरक्षा प्रदान की जाती है पेंशन योजनाओं के माध्यम से। ये भी वित्तीय समावेशन के अंतर्गत आता है। बहुत सारी योजनाएं चल रही है। बुढ़ापे, विकलांगता के समय जो है आर्थिक सुरक्षा, आर्थिक तथा सामाजिक सुरक्षा प्रदान की जाती है। तो ये इस तरीके से पेंशन योजनाएं हैं। वित्तीय साक्षरता, वित्तीय साक्षरता का मतलब जो है वित्तीय लेन देन में लोगों को साक्षर बनाना, लोगों को जानकारी प्रदान करना, कैसे वित्तीय लेन देन करना है जिससे हमें किसी प्रकार का नुकसान नहीं हो, ये जो है इसको कहते हैं वित्तीय साक्षरता, है ना। आजकल ये बहुत जरूरी है ना, क्योंकि बहुत ज्यादा फ्रॉड हो रहे हैं, साइबर फ्रॉड हो रहे हैं। तो अगर व्यक्ति जो है जागरूक नहीं होगा तो पता चला कि वो उसके पैसे जो है, जो भी ये हैकर वगैरह हैं, ये पैसे लेंगे। आजकल क्या होता है कि
जैसे किसी ने क्रेडिट कार्ड बनवाया, तो आप सोचो कि क्रेडिट कार्ड जिसने मान ली नया बनवाया, तो ये जो हैकर वगैरह रहते हैं ये कहीं से डेटा ले लेते हैं, क्योंकि उसको पता है कि नया नया बना है, इसको इतनी जानकारी नहीं होगी, तो वहां पर ये ट्राई करते हैं फ्रॉड करने का। तो यही है वित्तीय साक्षरता का मतलब ये होता है कि वित्तीय जो लेन देन आप कर रहे हैं उसमें आपको जानकारी, उसकी आपको जानकारी होनी चाहिए, है ना, जिससे जो है आप गलत लेन देन नहीं करें, गलत प्लेटफॉर्म का यूज नहीं करें जिससे आपको आर्थिक रूप से नुकसान उठाना पड़े। इसके अंतर्गत जागरूकता आती है, लोगों को वित्तीय उत्पादों सेवाओं के बारे में जानकारी देना, कौशल विकास, लोगों को वित्तीय निर्णय लेने के लिए सक्षम बनाना, डिजिटल वित्तीय सेवाएं, ऑनलाइन जो है वित्तीय सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं आजकल बहुत ज्यादा, ये डिजिटलाइजेशन हो गया, ऑनलाइन मोबाइल बैंकिंग का प्रचलन हो गया है ना, मोबाइल फोन के माध्यम से बैंकिंग सेवाएं चलाना, इसी के माध्यम से गूगल पे है, फोन पे है, पेटीएम, ये सारी चीजें इसी के माध्यम से चल रही हैं। इंटरनेट बैंकिंग, इंटरनेट के माध्यम से बैंकिंग सेवाएं प्रदान करना, ये पुराना हो गया है मोबाइल बैंकिंग। अब ये नया एटीएम सेवाएं जो है, एटीएम सेवाओं का प्रचलन, ये भी पुराना हो गया है। तो इस तरीके से ये है इसके प्रकार या स्वरूप या क्षेत्र, वित्तीय समावेशन के क्षेत्र या स्वरूप या प्रकार, इस तरह से हम बता सकते हैं। इसके बाद आता है भारत की स्थिति क्या है। वित्तीय समावेशन के मामले में भारत की स्थिति, इस यहाँ पर जो कंपैरिजन करने का प्रयास किया गया है कि वैश्विक स्थिति क्या है, विश्व के विभिन्न देशों की स्थिति क्या है वित्तीय समावेशन के मामले में, और भारत की स्थिति क्या है, वो जो है डेटा यहाँ पर एक साथ बताए गए हैं। जिस तरीके से जो है तकनीकी विकास हुआ है, एक वर्ड इसमें अभी प्रचलन में है जिसको बोलते हैं फिनटेक, अभी इसका जिक्र आएगा, फिनटेक। फिनटेक कंपनियां बहुत ज्यादा आजकल काम कर रही हैं। फिनटेक का मतलब होता है फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी, है ना, फिनटेक मतलब फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी, मतलब फाइनेंस के क्षेत्र में वित्तीय सेवाओं को उपलब्ध कराने, वित्तीय सेवाओं को प्रदान करने के लिए नई टेक्नोलॉजी का उपयोग, इसको कहते हैं फिनटेक, है ना। तो ये वर्ड जो है आजकल बहुत चलन में आ गया है, फिनटेक, और इस क्षेत्र में बहुत सारी कंपनियां काम कर रही हैं। वित्तीय सेवाओं का अच्छे तरीके से उनको प्रदान करना, लोगों तक पहुंच सुनिश्चित करना, इसी के तहत जो है डिजिटलाइजेशन, ऑनलाइन बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, है ना, ये जो चल रही है ये फिनटेक की ही देन, फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी की ही देन है कि आज जो है डिजिटलाइजेशन हो रहा है। अब आप सोचो कि सिटी में तो खैर ये चीज बहुत ज्यादा चलन में आ गई, गांव में भी लोग जो है आजकल फोन पे, पेटीएम, गूगल पे का यूज करते हैं, कितनी बड़ी बात। गांव में पहले मोबाइल नहीं होते थे, मोबाइल का टेलीफोन नहीं हुआ करते थे, और आज जो है एक बकरी चराने वाला, गायों को चराने वाला जो है मोबाइल का यूज कर रहा है और फोन पे यूज कर रहा है, गूगल पे यूज कर रहा है। आप सोचो कितनी बड़ी बात। ये फिनटेक की देन है, ये है फिनटेक, फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी की देन है। जो इस क्षेत्र में जो कंपनियां काम कर रही हैं वो जो है वित्तीय सेवाओं की पहुंच वहां तक सुनिश्चित करा रही है ना, गांव तक पहुंच हो गई है ना, एक गाय चराने वाला व्यक्ति जो है वहां तक पहुंच हो गई। तो वित्तीय समावेशन को आगे बढ़ाने में फिनटेक का बहुत बड़ा योगदान है। ठीक है, तो इस पर हम आगे बात करेंगे। वित्तीय समावेशन की भारत में स्थिति क्या है, इस पर हम बात करेंगे। फिर इसके प्रभाव हैं, चुनौतियां हैं, सरकारी प्रयास है, सुझाव, ये सारी चीजें अभी इसमें पढ़ना है। बड़ा टॉपिक है, एक्चुअली इंपॉर्टेंट टॉपिक है।